बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो लोग नया देख रहे हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि इंटरसेप्टर्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि एस सीरीज़ है रशिया के पास, S-400, S-300। इसी तरह HQ-9 जो है वो सीरीज़ एक है चाइना के पास। पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के पास है। इसराइल के पास जो है वो आयरन डोम के नाम से एक सिस्टम है। तो दुनिया ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं एयर डिफेंस के लिए। तो इसके जो मिसाइल होते हैं ये नीचे से लॉन्च होते हैं ज़मीन से, और फिजा से आने वाले मिसाइल को, तैयारे को या ड्रोन को निशाना बनाते हैं, और इन्हें इंटरसेप्टर कहते हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके मसले पैदा हो गए हैं अमेरिका के लिए। ये बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, और बाद औक़ात पूरे महीने में ये 7, 8, 10 इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते। तो इनके बनाने की रफ्तार बड़ी सुस्त है और इनकी तादाद कम रहती है, और अमेरिका को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से हमला करने की आदत थी, उन्हें कभी भी हमला रोकने की आदत नहीं रही। यानी वो डिफेंसिव तो कभी हुए ही नहीं, वो हमेशा अटैक कर रहे हैं। आप पिछली आधी सदी या इससे ज़्यादा टाइम निकाल कर देख लें तो अमेरिका ने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका के ऊपर मुल्कों ने हमले नहीं किए। लिहाजा अमेरिका ने दिफाई साजो सामान बनाने की बजाय ऐसा साजो सामान तैयार किया जिससे दूसरों पे अटैक किया जाता है, और वो मिसाइल उनके पास बहुत सारे हैं, जहाज बहुत सारे हैं, हथियार बहुत सारे हैं जिसपे दूसरे मुल्क पे अटैक किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, उसके लिए शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई उनके ऊपर भी हमला करेगा। अब ये एक नए तरह की सूरत हाल है जिसको सामना करना पड़ रहा है। हालात यहां तक चले गए हैं कि यूक्रेन के सदर ने स्टेटमेंट दिया, ज़ेलेंस्की, जिसको याद है कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए आए थे तो ज़ेलेंस्की को अपने सामने बिठा के जलील किया था कि ये कपड़े तुम कैसे पहन कर आ गए हो, और जनाब मैं तुमसे बात नहीं करता, और बड़ा डांट दिया था ज़ेलेंस्की को, काफ़ी जलील कर दिया था कि अमेरिका तुम्हें मुफ्त में हथियार दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो काफ़ी उसकी बेइज्जती की थी। बाद में यूरोपीय यूनियन ने उसका बुरा भी बनाया था। तो उसी ज़ेलेंस्की से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमसे अमेरिका ने मदद मांगी है और इंटरसेप्टर्स मांगे हैं, यानी दिफाई साजो सामान मांगा है। हम इस सिलसिले में देखेंगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा महंगा ना हो तो हम ज़रूर मदद करेंगे। यानी वो कह रहे हैं देखेंगे जनाब, फिर करेंगे मदद। तो क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार जमा है, स्पेशली एयर डिफेंस के हवाले से, तो अब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब है किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल के लिए अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उस तर्जुमान की स्टेटमेंट को देख के भी इसी बात का आइडिया होता है। तर्जुमान ने यह कहा कि साबिक हुकूमत बड़ी बेवकूफ़ और नालायक थी और वो यहाँ पे मुसल्लत रहे। 4 साल तक अमेरिकन हथियार मुफ्त में यूक्रेन को देते रहे, और ट्रंप ने इस पे माजी में बात भी की है। तो वो पिछली हुकूमत पे बरस पड़े कि जनाब इन्होंने यहाँ से हथियार यूक्रेन को क्यों दिए। तो अब इंटरसेप्टर्स की कमी है। वजह यह है कि ईरान के ड्रोन्स ने बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ाया करवा दिए। ड्रोन आपको पता है $20,000 का, इंटरसेप्टर $1 लाख से शुरू होते हैं, $4 लाख तक भी जाते हैं। तो ये बहुत महंगे हैं। अब मिलियंस खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बड़ी ज्यादती है, बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ। बहरहाल इसी गुस्से में अमेरिका ने अब शदीद हमले शुरू कर दिए। देखिए, दूसरी हिकमत अमली आपके पास क्या होती है, जब आप किसी का हमला रोक नहीं पा रहे होते तो फिर आप बहुत शदीद हमले शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने जो हमले इस वक्त शुरू किए हैं, 2000 पाउंड वजनी बम वो तेहरान के ऊपर मार रहा है। तेहरान से जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। देखिए, तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में तेहरान की आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है वहां पे इस किस्म के 2000 पाउंड वजनी बमों को मारने का मतलब यह है कि आम शहरियों को मौत के मुंह में धकेलना। अब तक की इतला के मुताबिक 1045 अफराद ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो ईरान में बहुत तबाही फैली है, बहुत तेजी से बम्बारमेंट की जा रही है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से। अमेरिका और इसराइल चारों तरफ से ईरान को घेर के उसके साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही फैला रहे हैं जिसमें सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर रहा, और अमेरिका और इसराइल लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर। दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका सटपटा गया, वो बहुत परेशान है। जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, जिसकी आप बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं, वो लॉन्च हो जाता है, छोटा सा ड्रोन है, वो जाता है, ये खुदकुशी करता है ड्रोन।
ये सीधा जाता है, जाके टकराता है और धमाका कर देता है। अब ये ड्रोन जो है इनकी रफ्तार भी कम थी, इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा थी और ये पहचाने भी जाते थे, पकड़ में भी आ जाते थे। तो ईरान ने ये ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए, लेकिन याद रहे ये ईरान का वो ड्रोन है जो उनका बेसिक ड्रोन है, जो उन्होंने पहले बनाया था। अब उन्होंने और भी जदीद ड्रोन बना रखे हैं। बल्कि हो ये रहा है कि उल्टा सोशल मीडिया पे एक जंग चली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शफी जान साहब, उनकी और शहबाज गिल साहब की एक अलग लड़ाई चल पड़ी है। अब ये बड़ा ये नामुनासिब है इस वक्त। देखें, ये इकट्ठे होने का टाइम था, इस वक्त डिवाइड पैदा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन डिवाइड पैदा होगी। इख्तिलाफ राय बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, शहबाज गिल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अब उसका एहतराम होना चाहिए। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन उसकी जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते ये कह के पाकिस्तान पहुंचो या पाकिस्तान आओ। देखिए, कल को ये मुराद सईद को भी कहेंगे कि बाहर निकल भाई, तू अंदर से बैठ के मशवरे दे रहा है। ये कह सकते हैं ना कि मुराद सईद बाहर क्यों नहीं निकलता, हम सारे बाहर हैं तो मुराद सईद को बाहर निकालो। हर आदमी की जान अलग तरीके से खतरे में है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर आदमी पे अलग तरह का गुस्सा है। जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, उसको उतना ज्यादा मारते हैं। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आवाज इमरान खान की है, उन्होंने मुलाकात ही बंद की हुई, उनका पैगाम ही मारना है। तो जिस पे उनको गुस्सा है, जिस पे उनको लगता है कि ये आवाज बड़ी तगड़ी है, ये आवाम में जाके इफेक्ट करती है, उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। जो जितना ज्यादा मुतासिर कर सकता है वो उतना ही ज्यादा खतरे में है। अब कई लोग जो है वो सख्त बात करते ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। कई लोग जो है वो बात करते हैं, लपेट के करते हैं, शुगर कोटेड करके करते हैं, वो भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लंटली ओपनली बोलते हैं, उनके लिए जरा मुश्किल होता है। अब कल को देखे ना, मुराद सईद को कोई कह दे कि भाई बाहर निकलो और बाहर निकल के अपनी जान दे दो, तो तुम भी आ जाओ मैदान के अंदर। देखिए, एक दिन तो सबको आना ही पड़ेगा, एक दिन तो सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। सबको अपने हिस्से की मार खानी पड़ेगी। कईयों ने खा ली है, कई और खा रहे हैं, कईयों को और खानी पड़ेगी। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। शायद किसी मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान का कब्जा वापस नहीं ले लिया जाता। तो आपस में लड़ने का फायदा कोई नहीं है। बड़ी नामुनासिब बात है कि आप किसी की जान से खेलें। इख्तिलाफ जरूर करें, उनका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। आपका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर ये कहना, किसी को ताने देना और उसको ये कहना कि तू मौत के मुंह में आ जा, सीधा आके अपनी कुर्बानी दे दे, कोई गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल आएगा तो उसको जान से नहीं मार दिया जाएगा, या उसको जान से चले ना मारे, उसको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, या उसको बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं कर दिया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान में उनको तो बचा नहीं सके। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, वहां से उठा के ले गए, आप लोग आज तक पता ही नहीं कर सके। आप आज तक उस ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं कर सके जो जिम्मेदार था, वहां से उठाकर ले गए पंजाब के अंदर। तो ये इस तरह की बातें जो है ये नामुनासिब है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों को इकट्ठा करने का वक्त था। बहरहाल, आजाद कश्मीर में नादरीन अब सबसे मुश्किल मरहला आ गया। ये जो पुंछ का इलेक्शन है ना, यहाँ पे देखें बड़े पैमाने पे लोग निकल कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरने भी चल रहे हैं, लोग भी बड़े सख्त हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा और ये इलेक्शन जैसे भी करेंगे, 2 नंबरी से करेंगे, फ्रॉड से करेंगे। ये दिन 10 तारीख का जो है दिन है ना, उसमें भी घंटे उतने ही है। यानी 10 तारीख रात 12 बजे शुरू होगी और अगली रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी 24 घंटे ही हैं। वो 24 घंटे भी उसी तरह गुजर जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग शहीद हो जाएं, हो सकता है उसमें कुछ जाने ज़ाया हो जाएं, लोग जख्मी हो जाएं, हो सकता है उस दिन जो है वो बिल्कुल लोग निकले ही ना वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो दिन गुजर जाएगा और अगले दिन आपके सामने एक नतीजा भी आ जाएगा कि जनाब ये नताइज हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी इतनी सीटें जीत गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क है और वो नवाज शरीफ को हुकूमत बनाकर देगा। बहुत लोग ये कहते थे शायद पीपल्स पार्टी को बनाकर देगा, मुझे लगता था नवाज शरीफ को बनाकर देगा। बहरहाल, ब्रिगेडियर फाइक ने नवाज शरीफ को बहुत सर्व किया है, बहुत प्यार किया नवाज शरीफ से, बड़ा इश्क किया नवाज शरीफ से, और वो नजर भी आता है। तो अब ये जब 11 तारीख आएगी तो उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज की जाएंगी, पीएमएलएन को हुकूमत दे दी जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा एलपी के साथ जुड़ जाएंगे। आप ये देखिएगा, इक्तदार के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इस्लामाबाद में बैठेंगे और दोनों बैठकर पूरी तवज्जो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से मारेंगे। ये बात आप लिख के रख लीजिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत भी जा सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। तो ठीक है, लगने दें, वैसे भी उनकी कौन सी हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात है ही नहीं। जितने इख्तियारात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नादरीन, ये जो नूरा कुश्ती का मरहला था ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। जो इख्तिदार की एल्फी है वो दोबारा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जोड़ देगी। इस मरहले के बाद पीपल्स पार्टी के पास गिलगित बल्तिस्तान में और नून लीग के पास आजाद कश्मीर में हुकूमत आ चुकी है। और एक और चीज भी होने जा रही है, याद रखिएगा, एक सजेशन ये भी है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और दोनों की हुकूमतें खत्म कर दी जाए, ताकि बैलेंस किया जा सके। जी बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है तो हमने ये कर दिया। ये एक तजवीज है जिसपे एक बहस भी हुई है।
दूसरा, आपको पता है नए सूबे इन्होंने बनाने हैं और बहुत सारे सूबे बनाने हैं। पंजाब को कई हिस्सों में डिवाइड करना है, सिंध को कई हिस्सों में डिवाइड करना है। ये होना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये होना चाहिए। रवायती सियासी खानदान इस बात के खिलाफ है, लेकिन ये होना चाहिए। जितने ज्यादा सूबे इंतजामी यूनिट छोटे छोटे बनेंगे, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस का मुकाबला होगा और उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा, उतना ज्यादा इक्तदार नीचे तक मुंतकिल होगा। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान के अवामी मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को या उनके ब्यूरोक्रेट्स को या एक मोहसिन नकवी जैसे आदमी को जिसका सियासत में कोई स्टेक नहीं है, ऐसे लोगों को हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तानियों का फैसला करें जिन्होंने कभी वोट ही नहीं लिया। तो ये जिन लोगों को लोग वोट डालते हैं, वो लोग ये फैसला करें। आप एक नया इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान में, जो भी हुकूमत बने बैठ के बात करें, नए सूबे बनाएं, ज्यादा सारे सूबे बनाएं और कोशिश करें। अगर सूबे बन जाते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी बैठ जाती हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप करवा लें। एक रेफरेंडम का भी कहा जाता है कि ना, रेफरेंडम का एक ऑप्शन है, बहुत जगह पे बड़े अरसे से डिस्कस हो रहा है कि रेफरेंडम करवा देंगे पाकिस्तान में कि नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि नए सूबे बनने चाहिए, ज्यादा सूबे बनने चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे। बहुत सारे सहाफी हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो चाहते हैं कि नए सूबे बने, लेकिन ये इस बुनियाद पे ना बने कि फौज ने कंट्रोल अपना कितना बेहतर करना है, इस बुनियाद पे ना बने कि हम कैसे लोगों के ऊपर रूल करेंगे, इस बुनियाद पे बने कि इंतजामी मामलात कैसे ठीक होंगे, इस बुनियाद पे बने कि लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। तो वो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, जाते जाते खबर मैं आपको देता हूं, ये जस्टिस इमरान खान साहब के अंदर ये चीज महसूस की, जिस किस्म के लोग उन्हें मिलकर आते हैं, वो आकर जो बातें बताते हैं, उनसे अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब ने अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ा, और इस कैद तन्हाई में भी वो बड़े डट कर, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की बातें आकर सलमान सफदर ने बताई ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उससे भी समझ आती है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में भी टूटे नहीं। अभी तक टूट जाते तो सबके सामने आ जाता मामला। तो ये बहुत खौफनाक चीज है कैद तन्हाई, जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है। तो यहाँ अगर उन्हें खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दी भी जा रही है, तो वो खुद तो नहीं पता कर सकते कि ये क्या है, ना पता चलता है कि क्या दिया जा रहा है। अगर स्लो आप किसी को पॉइजन करें तो उसके साथ क्या हो सकता है, यही बात तो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं इमरान खान को मिलकर के उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में वो नहीं जानते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और उन्हें पता चले। अब कैद तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत का मामला, इसको ना नॉर्मलाइज कर दिया गया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जब ये पता चला था ना कि इमरान खान साहब की एक आंख 85% जाया हो गई, उस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत गुस्सा था। लेकिन सुहेल अफरीदी, जिन पे इमरान खान साहब को बड़ा मान था, वो अपने साथियों समेत इंडोर एहतजाज करना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। चंद लोग जो हैं वो जाकर बैठ गए मोटरवे के ऊपर, और वो तादाद इतनी बड़ी हुई नहीं कि वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए। तो कोई बड़ा एहतजाज हुआ नहीं, कोई जबरदस्ती, कोई जोरदार काम हुआ नहीं। जितना बड़ा लीडर है इमरान खान, जितना लोग उससे प्यार करते हैं, इमरान खान की लीडरशिप ने मामले को नॉर्मलाइज किया। बजाय इसके कि वो अवाम के जज्बात को समझते और अवाम के साथ निकलते, उन्होंने मामले को नॉर्मलाइज किया। और अब इमरान खान साहब की बीमारी के जो मामला हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं, उनकी कैद तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है। इन तमाम चीजों को नॉर्मल कर दिया गया। आलमी सतह पे भी कोई असर नहीं होता। इस सारी लड़ाई में हमने जो एक चीज सीखी वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में है तो दुनिया को आपसे फर्क पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में नहीं है तो फिर दुनिया को कोई इससे गर्ज नहीं है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं या कितनी बड़ी औरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। दुनिया ने डील करना है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से, और वो ये नहीं जानते कि इंसानी हकूक क्या होते हैं, इंसानी हकूक ठीक होने चाहिए गलत, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। सबके अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते थे, मैंने वो खबरें आपको सुनाई भी, ओवरसीज पाकिस्तानी बताते थे आज मुलाकात हो गई, कल उसके बेटे से मुलाकात हो गई, आज उसके बड़े करीबी बंदे से मुलाकात हो गई, रिचर्ड ग्रेनल ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम वो खबरें रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस सारे मामले ने एक बात समझाई कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर आसिम मुनीर साहब ने बड़ी कामयाबी से कभी क्रिप्टो को बीच में डाल दिया, कभी अमन का नोबेल इनाम बीच में डाल दिया, कभी मादनियात बीच में डाल दी, लेकिन उन्होंने वो मामला कंट्रोल कर दिया। तो आप हुकूमत में होंगे तभी मामला जो है वो आपके हाथ में आएगा। इंसानी हकूक या इंसाफ की बुनियाद पर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा, आपको अपने लिए हमेशा आवाज खुद उठानी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी साहब के दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में नाअहल करवा देंगे। ये सहाफियों से मुलाकात में सुहेल अफरीदी ने यह बात की कि मुझे कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर, तुझे 5 दिन के अंदर नाअहल करवा देंगे। अब जिसने ये ऐलान किया वो कौन है, सुहेल अफरीदी को यह भी बताना चाहिए कि तुझे कहकर कौन मुखातिब कर रहा है और कौन इस तरीके से बात कर रहा है एक सूबे के वजीर आला से जिसके पास मैंडेट है उस सूबे का।
और ये वाहिद हुकूमत है जो अवामी वोटों के साथ बनी हुई है, वरना सारे फॉर्म 47 पर आकर बैठे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जिसने सुहेल अफरीदी को इतना खुलकर धमकी दी, और सुहेल अफरीदी साहब उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, बताना चाहिए बतौर वजीर आला। पहले बताएं ताकि लोग पिन पॉइंट करें। ये इमरान खान साहब की तरबियत तो यही है इन लोगों को कि जो तुम्हें तंग करे उसका नाम लो, बताओ कि ये है। और लड़ाई भी इसी तरह चल रही है, और इमरान खान से प्रॉब्लम भी यही है कि हम धमकियां लगाते हैं, तुम बाहर जाके क्यों बताते हो कि हमने धमकी लगाई है। हम बदतमीजी करते हैं, तुम क्यों बताते हो कि हमने बदतमीजी की है। हम पर्चे कराते हो, तुम ये क्यों कहते हो कि हमने पर्चे करवाए। तो हर चीज इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिफ मुनीर रिस्पॉन्सिबल है। अब सुहेल अफरीदी बताएं कि सुहेल अफरीदी को यह धमकी किसने लगाई थी। दूसरा, सुहेल अफरीदी ने कहा कि जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं करने जा रहे, ये इमरान खान साहब तक रसाई के लिए करने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें मामला यहां पहुंच गया। एक पहले कंपेन चलाई जा रही थी कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना। बात इमरान खान साहब की रिहाई की हो रही थी, वो गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद है, सब जानते हैं, बंद करने वाले भी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं, सारे जानते हैं, केसेस की औकात कोई नहीं है। लेकिन जबरदस्ती इमरान खान साहब को इसलिए जेल में रखा हुआ है कि आसिफ मुनीर साहब ने जो एक जाली सरकार बनाई है वो अवाम में मकबूली नहीं हो रही, और इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, आसिफ मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा शीशे का महल वो टूट जाएगा अवाम के पत्थरों से। तो इसलिए उन्होंने हालिया निकाला कि इमरान खान को जेल के अंदर ही रखो, इसको बाहर निकलने नहीं देना। कोई कानूनी मामला नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन के बेशुमार मामला आते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे करप्ट और बेईमान लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कोई हाथ ही नहीं डालता। सारे एलिगेशन लगाए गए उस्मान बुज़दार पे कि जनाब ये आदमी करप्ट है, उस्मान बुज़दार बाहर फिर रहा है। बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब आसिफ मुनीर के पास कोई फाइल थी जिसमें बुशरा बीबी के बहुत सारे जराइम थे, उन जराइम में से कोई एक जुर्म की भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। ये सब झूठो झूठ है, ये सारे जाली मुकदमात हैं, और इमरान खान साहब को जेल में इसलिए रखा हुआ है ताकि ये वाली सरकार जो है इसको लंबा किया जा सके, ये सरकार गिर ना जाए। तो ये क्या बात की सुहेल अफरीदी साहब ने कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम तहरीक नहीं चला रहे। कारकुनान सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं लाखों की तादाद में, अगर आप निकालेंगे तो, कि जनाब इमरान खान साहब की एक मुलाकात करवा दी जाए उनकी फैमिली से, या उन तक रसाई दे दी जाए। भाई उस आदमी की रिहाई के लिए जोर लगाओ, वो बेगुनाह जेल के अंदर कैद है। आपको हुकूमत इसलिए दी थी कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जोर लगाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई। बल्कि अब वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब तक किसी तरह रसाई हो जाए, यानी उनसे मुलाकात हो जाए। उनकी रिहाई वाला मामला तो गया कहीं और, स्ट्रीट मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हो सकी। अब जब मैं ये वीलॉग आप मेरा सुन रहे हैं तो 4 दिन गुजर गए हैं ऐलान किए हुए, और 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तैयारियां शुरू नहीं हुई कि ये लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरह लोग निकलेंगे, कोई कमेटियां बन जाए, कोई मेंबरशिप शुरू हो जाए, कोई तैयारियां शुरू हो जाए, कोई ग्राउंड पे लोग निकलना शुरू हो जाए। और अगर वही सारा कुछ करना है सुहेल अफरीदी साहब ने जो वो पहले कर रहे थे, तो वो तो पहले भी कर सकते थे, अनाउंसमेंट के बगैर भी कर सकते थे। वो पंजाब चले जाएंगे, सिंध चले जाएंगे, बलूचिस्तान चले जाएंगे, लोग निकलेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, 10,000 5,000 लोग निकलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, आपको हर गली हर मोहल्ले में कमेटियां बनानी पड़ती हैं, नीचे तक घरों तक एक एक आदमी तक आपको टच करना पड़ता है। क्या उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई काम शुरू किया? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नहीं शुरू किया। बाद में आप मायूस होंगे, आप सर पकड़ेंगे, आप ये कहेंगे जनाब कि ये आप हमें उम्मीद दिलाते हैं सोशल मीडिया पे लोग, या बहुत सारे मेरी तरह के और लोग हैं, आप कहेंगे हम लोगों को ब्लेम करेंगे कि ये उम्मीद दिलाते हैं। आपको पहले बता रहे हैं कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट और कोई निचले लेवल तक तैयारी नहीं हो रही। ये इसी भरोसे अभी तक तो बैठे हुए हैं 4 दिन गुजरने के बावजूद कि हमने ऐलान कर दिया जब हम चलेंगे तो लोग हमारे साथ चल पड़ेंगे बहुत सारे। तो तैयारी कोई नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी को ये लगता है कि वो घर से निकलेंगे, एक दिन जाएंगे इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और इमरान खान को लेकर आ जाएंगे या उनको अस्पताल में दाखिल करवाकर उन तक रसाई हो जाएगी, फैमिली से मुलाकात करवाकर वापस आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होना। ये एक लंबा टेस्ट मैच है, आपका हुकूमत के साथ मैच पड़ेगा। आपने कश्मीर में देखा, उनके 100 के करीब लोग शहीद हो गए, वो घर ही नहीं जा रहे, वो आज भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। और याद रखिएगा ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही है, ये उल्टा इनको नुकसान हो जाएगा। और कल को अगर ये तहरीक बढ़ गई जो आजाद कश्मीर के अंदर है, तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और जो वहां पे हुकूमत बनाई जाएगी उसके लिए भी एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो वो नाजरीन, कैद तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत और उसके बाद 27 सितंबर, इन चीजों पे हमने बात की। 27 सितंबर का मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी तैयारियां शुरू नहीं हुई, तो पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में कब तैयारियां होंगी, कश्मीर में कब तैयारियां होंगी, गिलगित बल्तिस्तान में कब तैयारियां होंगी, उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब नाज़रीन आ जाए एक और मसले की तरफ, कश्मीर में।
कश्मीर में जहां पे एहतजाज हो रहा है ना रावलाकोट में, वहां पे 7 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए, यानी वो कश्मीर जहां पे थोड़ी सी